हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज हम अपने सेशन में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा उनको प्लीज आप एग्जाम के लिए फॉलो करिएगा। राइट। और अगर कुछ बातें नोट करने वाली होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बातें मैं कुछ लिखूंगा तो आप नोट करना, आपको नोट करना चाहिए। तो आप प्लीज आप नोट करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ डिस्कशन करना है मुझे आप लोगों से। देखो गाइस, एग्जाम टाइमिंग में आपको पता है कि बहुत कम समय रह गया है, ठीक है। अब इस कम समय में हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है। देखो, एक जनरल बात करूं तो आपको सारा सिलेबस पढ़ना चाहिए, ये तो जनरल बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे उसको हार्ड 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 स्टडी कहते हैं, ठीक है, कि भैया हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। एक होता है स्मार्ट स्टडी, कि वो टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना जो एग्जाम में ज्यादा लेवल पे आते हैं, ठीक है। जिन क्वेश्चंस के आने की या जिन टॉपिक्स के आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो स्मार्ट स्टडी होती है। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो इसके बारे में, तो मैं आप हर साल स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बताता हूँ, राइट। और हर बार एनालाइज करता हूँ, बार बार। ऐसे नहीं कि पुराना एनालाइजेशन चल रहा है और बस वही डिस्कस कर लिया, नहीं। एक्चुअली होता है क्या है, हर बार या तो सिलेबस बदलता है, वो आप लकी हो यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं आपका चेंज हुआ, बच गया यहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन फिर भी क्या है कि कॉलेजेस में जैसे एकदम से ट्रेंड हुआ ऑफलाइन क्लासेस का, तो एकदम कॉलेजेस में पढ़ाना स्टार्ट हो गया, और फिर कॉलेजेस में कुछ एडवांस लेवल की चीजें डिस्कस होने लगी। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस आते रहे काफी बार। तो मुझे एक आइडिया लग गया कि हाँ यार, कॉलेजेस में इस लेवल की नॉलेज डिलीवर हो रही है, तो शायद ये पूछ सकते हैं। तो मैंने फिर से एनालाइज करा चीजों को, और वही मैं आप लोगों से अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते गए हम लोग यहाँ पे सब चीजों को डिस्कशन करना। गैस देखो, दो तीन चीजें आप पहले माइंड में कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने से पहले आपको ये पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे गाइस, वो टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। एंड आउट ऑफ दिस यू हैव टू अटेम्प्ट 75 मार्क्स, राइट। आउट ऑफ 120 यू हैव टू अटेम्प्ट 75 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब टेक्निकल बात क्या है कि एग्जाम में, ये बात तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि आपको कुछ ना कुछ पेपर छोड़ना जरूर है, ठीक है। कुछ ना कुछ पेपर आपको छोड़ना जरूर है पेपर में, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो अटेम्प्टिंग पार्ट नहीं है हमारा। अटेम्प्टिंग पार्ट कम क्वेश्चंस का आएंगे ज्यादा, मान लो 7 या 8 क्वेश्चंस की रेंज आ गई, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक। ओ सॉरी, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन एंड टू स्किप 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सो टेक्निकली वो जो क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं यार, वो भी तो आपको सिलेबस का पार्ट होगा। आप सोचो थोड़ा सा, जो क्वेश्चंस आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे वो भी तो आपको सिलेबस का पार्ट होगा। सो क्या ऐसा सही रहेगा आप लोगों का एग्जाम टाइमिंग में या एग्जाम हॉल में ये डिसाइड करना कि यार मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना? मुझे बताओ, ऑब्वियस बात है ये एक अच्छे स्टूडेंट की बात नहीं होती। एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, वो प्री प्लान होता है। ऑब्वियस बात है, मेंटोरशिप होती है, कोचेज होते हैं उनके, जैसे मैं आप लोगों को कोच हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए क्या है कि आपने प्री प्लान कर लो, सब कुछ पहले से समझ लो। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, पहले फिल्टर्ड टॉपिक बता दूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको यूनिट्स में, चारों जैसे यूनिट्स हमारे पास, उन यूनिट्स में टोटल सिलेबस में से कौन कौन सी चीजों को आप छोड़ सकते हो, मैं वो बता दूंगा। मतलब किनको नहीं छोड़ना है और किनको छोड़ना है, मैं वो भी बताऊंगा। मतलब पहले तो आप मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लो, फिर आप उन टॉपिक्स को कर लेना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन टॉपिक्स का अगर टाइम मिले तो देख लेना रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है। अदरवाइज उनको आप नहीं भी करते हो तो तब भी कहते आप देखना आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट। और जैसे अगर हम डिस्कशन करें, देखो हमारे पास ना टोटल 4 यूनिट्स हैं। वी हैव टोटल 4 यूनिट्स, ठीक है। तो इन चारों यूनिट्स में से मैंने जो क्वेश्चंस की लिस्ट, क्वेश्चन निकाले गए, जो टॉपिक्स निकाले मैंने कहा टोटल आई थिंक 12-13 टॉपिक्स निकालने हैं, जो मेरे अकॉर्डिंगली एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपका पेपर एनालाइज करा है लास्ट 2012 टू, ठीक है, 2022। ये मैंने 22 मतलब अब आप पेपर दे रहे हो तो 2021, और ये 2022 के जो कॉलेज में इंटरनल्स हुए हैं मैंने उनको एनालाइज करा। तो संभव अराउंड अराउंड 10 सालों के आसपास का ये मैं आपसे एनालाइजेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे मजे की बात क्या है कि जो मैं भी टॉपिक लिखने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको ये फील आएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये तो वो टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं।
मजा इसी बात का है कि आपको सारे टॉपिक लगेंगे यार ये पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको और अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको पहले टॉपिक बता देता हूँ जल्दी से, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आप पहले लिस्ट बनाइएगा टॉपिक्स की। टॉपिक नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले आएगा गाइस क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये गाइस क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। टेक्निकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बस ये इसमें अगर आप, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि अब तक का क्या क्वेश्चन पूछा। अच्छा, इसके ना मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऐड हुआ है, ये टॉपिक ऐड हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ, तो मैंने इसके नोट्स आपके ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे ना बस ये कहना चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, मतलब क्वेश्चन जो रहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम, बस ये इस बात को कह रहे हैं। अब उसी पे डिस्कशन है सारा का सारा। ठीक है, तो ये गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ तो कोई किंतु परंतु नहीं है, जो मैं टॉपिक लिखूंगा वो आप बस पढ़ लेना, ब्लाइंडली पढ़ लेना, बस मान लेना इस बंदे ने बोला है तो फॉलो कर लो। ठीक है, एक वो चीज आप माइंड में रखिएगा। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलता हूँ कि ये टॉपिक कौन कौन सी यूनिट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस टॉपिक बेसिकली रिलेटेड टू यूनिट नंबर 1, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, HDR, ये वही है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा बेसिकली यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है क्वेश्चंस में, दैट इज सोलो मॉडल। और सोलो मॉडल का गाइस वही टॉपिक आपके माइंड में शायद आ रहा होगा, आपको अगर पता हो, दैट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस थ्योरी, ऑब्वियसली बात तो आपको पता है, एक कंडीशनल होती है और एक अनकंडीशनल होती है। ठीक है, 100%, ये जितने क्वेश्चन टॉपिक में लिख रहा हूँ सबसे क्वेश्चन का फ्रेम्ड हो चुका है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये 2017 में पूछा, 2018 में पूछा, 2019 पूछा, 2020 पूछा, 2021 पूछा, यानी अगर आप देखें तो लगातार 2015 से लेकर 2021 तक हर साल ही पूछा इन्होंने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस इज बेसिकली फ्रॉम यूनिट नंबर 2। व्हाट इट, ये यूनिट नंबर 2 में से टॉपिक है, राइट। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है दैट इज योर लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व, ठीक है गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएगा 100%। तो यहां से न्यूमेरिकल फ्रेम्ड होगा। न्यूमेरिकल यूनिट नंबर बेसिकली 3 से फ्रेम्ड होगा, ये यूनिट नंबर 3 है। लॉरेंस कर्व मान लो, इसके साथ साथ आप गिनी कोएफिशिएंट मान लो। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट आप यहां मान सकते हो, वैसे मैं उसको अलग से ही लिखूंगा। ठीक है, वैसे गिनी कोएफिशिएंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट, यानी यहां से न्यूमेरिकल का मिनिमम 15 मार्क्स का आएगा। तो अब करना क्या है, आप कोई हबड़ दबड़ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो रीडिंग के बैक के क्वेश्चन है आप उनको देख लो, उनके सॉल्यूशंस अरेंज कर लो। ठीक है, मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दूंगा, मैंने पिछले साल भी बच्चों को भेजे थे, कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, तो उन्हीं क्वेश्चन को फॉलो कर लो, वही रिपीटेड रहेगा। इवन अगर हम पास्ट ईयर भी डिस्कस कर ले वो भी गाइस इनफ है। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 3 था। टॉपिक नंबर 4 इज कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन। कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन, ठीक है, कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017, 18, 19, 20, 21 100% आया। अगर आपको मैं बता देता हूँ, पहली बात तो ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट है और इसको हम कभी कभी सेंस थ्योरी भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर मान के चलो अगर लिखा हुआ ना सेंस थ्योरी, तो ये इसी की बात कर रहे हैं। सेंस मतलब अमर्त्य सेन की थ्योरी। ठीक है, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिफ्थ टॉपिक है हमारा इन इक्वालिटी मेजरमेंट्स। इन इक्वालिटी मेजरमेंट्स, ठीक है, इन इक्वालिटी मेजरमेंट्स क्राइटेरिया। गाइज ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इन इक्वालिटी मेजरमेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डाल्टन प्रिंसिपल है, या फिर आप वो भी कह सकते हो फोर क्राइटेरियाज। ठीक है, एनोनिमिटी, ठीक है, सारी चीजें आप समझ के रख सकते हो। इनइक्वालिटी मेजरमेंट्स क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट डाल्टन प्रिंसिपल है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम्ड हो चुका है, यूनिट नंबर 3 में से है ये। ठीक है, यूनिट ये यहाँ से पार्ट है। उसके बाद में हमारा 6 टॉपिक है हमारे पास, दैट इज करप्शन।
गाइस करप्शन का क्वेश्चन हमेशा आया है, इसके नोट्स आपके पोर्टल पे अपलोडेड है, आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, करप्शन का क्वेश्चन मैंने सब कुछ लिखा रखा है अपने पास, 17, 18, 19, 20, 15, 14 और 13। ठीक है, 16 में नहीं आया इसको क्वेश्चन, बट लगातार आया है, लगातार हर बार करप्शन से रिलेटेड है। करप्शन बेसिकली उनका कंसेप्ट ये रहेगा कि देखो, वैसे तो ये टॉपिक पुराना है, तो पहले टॉपिक कुछ और हुआ, पहले थ्योरीज कुछ और हुआ करती थी, अब तो उनका मानना ये है कि जो करप्शन है क्या वो गुड है और बैड है। जैसे मैं आपको अपने व्यूज दूं, मैं अपने व्यूज पे ज्यादा मान के चलता हूं, मतलब एक ऑथर ने व्यू दिया, एक अपना व्यू मान के चलो। मेरे हिसाब से करप्शन गुड होता है। ठीक है, गुड होता है, क्योंकि टेक्निकल सी बात है, करप्शन दो तरीके का होता है, अब ऐसे मान के चलेगा। गुड गुड और तो नेचर है, करप्शन दो तरीके का होता है। एक ऑप्शन होता है चोरी करके, थेफ्ट, एक होता है विदाउट थेफ्ट। ठीक है, मतलब चोरी और बताकर। ठीक है, विदाउट थेफ्ट मतलब इन्फॉर्म करके, टू इन्फॉर्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें, अब जो गवर्नमेंट हमारी दिल्ली में चल रही है उनसे पहले की बात करें, या स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से पहले की बात करें, तो पहले आम था, सिंपल था कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना तो इतना प्राइस है, क्योंकि चोरी आराम से होती थी, पता था रिश्वत खुली चलती है। ठीक है, सबको बहुत अच्छे से पता था, सबको पता था कि अगर पुलिस वाला कोई वहां पे आपको रास्ते में रोक लेता है, बाइक से, कार से, व्हीकल से, तो सबको पता था कि भाई क्या प्राइस पे करना है उनको, 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, डन 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 डन, हो गया खत्म, टाटा सी बाय। सब कुछ सबको पता था, क्योंकि सब कुछ ओपन था। ठीक है, तो जब ये सब कुछ ओपन था, इंफॉर्मेशन के साथ था, यानी परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी, तो ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन था। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यहाँ पे रिश्वत के मामले में भी बार्गेनिंग हो जाया करती थी, ये क्या कि यार वो बंदा तो सस्ते ले रहा है, तो महंगे ले रहा हो, ऐसी चीज है। लेकिन जब ये थेफ्ट हो गया, मतलब जब विदाउट इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब कह सकते हो इम्परफेक्ट, तो फिर यहाँ पे ना मार्केट इम्परफेक्ट हो गई, तो कभी कभी यहाँ पे मोनोपोली फ्रेमिंग हो जाती है। कभी कभी यहाँ पे बेटा कैसी हो जाती है, मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब होता है हाई प्राइसेस। और आप देख लो, लाइसेंस बनवाना हो, कोई भी गवर्नमेंट वर्क करवाना हो, या वो वर्क कराना जहाँ पे करप्शन, देखो करप्शन तो है, करप्शन को कोई नहीं कह सकता कि भाई भले कितने भी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ गई हो, करप्शन तो अब भी हो रहा है, पहले भी होता था। फर्क बस इतना सा है कि जो करप्शन बता के होता था वहां पे प्राइजेस कम हुआ करते थे, और जो करप्शन छुपके से हो रहा है वहां पे हाई प्राइजेस है, क्योंकि छुपके से हो रहा है, किसी को पता ना लग जाए, तो हाई प्राइजेस होंगे। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट है, करप्शन बता के हो तो ज्यादा अच्छी बात है। मेरे व्यूज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बाकी आप देखिएगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, एक 7 टॉपिक आपका रहता है यहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आपका एचडीआर वाला टॉपिक था ना, ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन देखे आपके एग्जाम में, काफी सारे क्वेश्चन देखे। तो जो लोगों ने ज्वाइन कर रखा है सेमिकॉन क्लासेस में, तो उन लोगों को हमने क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, हाँ आंसर ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो करेंगे, इनफैक्ट कभी कभी मुझे भी नहीं करते हैं। ठीक है, बट वो क्या है कि आपको बस एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है मैंने। देखो आंसर, थ्योरी वाला आंसर तो कभी किसी को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बट हाँ आपको ये हो गया कि ओवरव्यू मिल गया कि इतने एक क्वेश्चन का ये आंसर हम लिख सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऐसी कर दो आप लोग वहां पे। ठीक है, तो वो चीज एक प्लानिंग है। ये भी क्वेश्चन का आपको काफी बार आ चुका है। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक जो मुझे बार बार दिखा है, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में से, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। गाइस मैं एक बार बताता चलता हूँ, ये यूनिट 1 में से था ऊपर वाला, ये यूनिट 4 में से। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना। अब जो आपका यूनिट नंबर 4 है उसमें लिंकेजेस वाला टॉपिक है। ठीक है, ये लिंकेजेस वाला टॉपिक भी आएगा, सब कुछ आएगा, वो एक बार जरूर देख लेना, इसमें वही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं टॉपिक की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना का ये क्वेश्चन 2017 में आया, 2018 में आया, 2020 में आया, 21 में नहीं आया। ठीक है, तो ये
आगे पीछे थोड़ा सा रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आप ध्यान रखना, हमेशा ना आपको कंपेरिजन ही बोलेंगे, कंपेरिजन। तो मैंने आपको नोट्स ऑब्वियसली बात है इसके फॉरवर्ड करे हुए हैं, तो अब वो नोट्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ से कवर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगी, राइट। ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद में हैरोल्ड डॉमर मॉडल, हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। अगर आप यहाँ पे समझे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने काफी बार देखा, दैट इज न्यूट्रलिटी ऑफ हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार देखा, 2019 में, 2018 में, 2021 में, ठीक है। न्यूट्रलिटी ऑफ हैरोल्ड डॉमर मॉडल, बेसिकली हैरोल्ड डॉमर का जो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल बेसिस पे था, यानी अगर वहां पे आप पॉलिसीज लगा रहे थे वो समहाउ एक ही रहती थी। जैसे एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं, एट स्टेडी स्टेट द आउटपुट रिमेन सेम, एट स्टेडी स्टेट देयर इज नो चेंज इन आउटपुट, राइट। टेक्निकली आप देखें, अगर आपको वो टॉपिक याद है, लेवल ग्रोथ, लेवल इफेक्ट और ग्रोथ इफेक्ट, लेवल इफेक्ट और ग्रोथ इफेक्ट, बस वो मायने में रखना आप, ठीक है। कहने के आप, क्योंकि वो है तो सोलो मॉडल की कनेक्टिविटी, पर कहने का यहाँ पर भी आपको सपोर्ट करेगा, तभी न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। उसके साथ में एक एक क्वेश्चन उन्होंने रिपीट करा, एक टॉपिक है, रीडिंग है D10 की, अंगद D10, जिसमें पॉवर्टी लाइन डिस्कस हुआ हुआ है। ये टॉपिक बेटा अंगद D10 का है। अंगद D10 ने काफी जगह अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी है, तो ये यूनिट नंबर 3 में से है, ठीक है। एक अंगद D10 की थ्योरी यूनिट 1 से भी है, और ये यूनिट 3 से। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद में जो मुझे सबसे ज्यादा खास चीज लगी यहाँ पे, दैट इज स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी ऑफ कॉमन, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ये जो आप यूनिट नंबर 4 में लिंकेज वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, देखो मैं भी आपको टॉपिक्स के नेम बताऊंगा, जो भी आप यूनिट्स में, मैं यूनिट वाइज आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट्स पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये तो हो गए पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आप इसको 2 दिन में कर लोगे रिवाइज, मुझे पता है। उसके बाद में जो यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ उनको रिवाइज कर लेना, मतलब यूनिट वाइज, कि भाई ये यूनिट बहुत अच्छे से कर लो, यूनिट हल्की फुल्की कर लो, और जो हल्की फुल्की कर रहे हो उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक कर लो, ठीक है। और ऐसी 13th टॉपिक है, फाइनल टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर्स एंड इट्स लिमिटेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दीज 13 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक तो ये प्लीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। उसी के साथ साथ गाइस मैं आप लोगों को अब यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, यूनिट वाइज, ठीक है। जिस यूनिट की जितनी वेटेज है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। अब देखना यूनिट वाइज वेटेज। यूनिट नंबर 1 में आपके पास टोटल 5 रीडिंग्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको रीडिंग भी बताऊंगा, फिर ये भी कहूंगा कि इनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे कर लो, ठीक है। अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहली रीडिंग है। दूसरी हमारी देवराज रे की, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे पैरामीटर्स का डिस्कशन हो जाएगा एंड लिमिटेशंस। जैसे येलो क्वेश्चन था ना यहाँ पे, 13 टॉपिक जो था पैरामीटर्स एंड लिमिटेशंस, वो अगर आपका चैप्टर नंबर 2 डेबराज रे इको डेवलपमेंट से कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, राइट। उसके बाद में दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखिए आपके जो भी क्वेश्चन HDI से कनेक्ट होंगे, वो मैंने इसके नोट्स आपको दे दिए गाइस, ठीक है। इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बेसिकली वो मिल जाएगा। उसके बाद में 5th टॉपिक है आपका प्रणब वर्धन, ठीक है, प्रणब वर्धन। यहाँ से आपका इंडिया चाइना है इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड चाइना, यहाँ से ये फ्रेम गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। इसको भी आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट नंबर 1 से आप के मिनिमम टू मिनिमम 15 to 30 मार्क्स की वेटेज है।
अब ऐसे सोचेगा आपको 120 नंबर का पेपर आना है। अब 120 नंबर का पेपर जो आना है तो अराउंड आपको 4 यूनिट्स हैं, तो मैक्सिमम 30 यूनिट्स की एक यूनिट हो सकती है, 30 मार्क्स की एक यूनिट हो सकती है, और मिनिमम 15 नंबर की एक यूनिट हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, कहां से क्वेश्चन कम आ सकते हैं। यहाँ से कम 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ एक बात, कि ये रीडिंग 100% कर लेना, ठीक है, मतलब ये वाली रीडिंग 100% करना, पढ़ना प्रधान, ये वाली 100% करना, ठीक है। आई थिंक इनमें फोर्थ, हाँ, मैंने एक रीडिंग हटा दी है यहाँ से अंगद जीटन की, वो ओके ओके रखना, ठीक है। इन दोनों का सबसे ज्यादा पढ़ना ना, जिनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा पढ़नी है, जिनको मैं हल्का मार्क कर रहा हूं उससे बस हल्का हल्का पढ़ना, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पढ़ना, पहले इनको पढ़ लेना, टाइम मिले तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ठीक है। अब समझना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ मैं। यहां से आप, यहाँ पे बेसिकली एक चौथी यूनिट भी है, ये 4 है, एक 5वीं भी है, अंगस डीटन, मतलब डीटन की, ठीक है। अगेन वो ये इको डेवलपमेंट पर डीटन की थ्योरी है, डेवलपमेंट थ्योरीज पर बेस्ड, ठीक है। मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ पर कि आप इसको स्किप कर सकते हो, डीटन वाली थ्योरी को, ठीक है। यानी अगर आपको यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये दोनों टॉपिक कवर करके आप 15 नंबर का अटेम्प्ट कर लोगे। रही बात उसकी कि सर मुझे 30 आउट ऑफ 30 करना, तो 120 का थोड़ी अटेम्प्ट करना है यार, माइंड में रखना है इस बात को, ठीक है। यूनिट नंबर 1, अब है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 मेरे अकॉर्डिंगली हाईली स्कोर्ड यूनिट, ठीक है, हाईली स्कोर्ड यूनिट। आपके मिनिमम टू मिनिमम यहां से 15 नंबर के 15 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकते हैं। मेरे माइंड में वो 120 नंबर घूम रहे हैं, ठीक है। मैं अपने 120 नंबर की वेटेज के हिसाब से चल रहा हूं। यहाँ से आपके 15 से 45 नंबर की वेटेज घूम सकती है। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। एक है हेरोडोमर मॉडल, और फिर उसी मतलब दोनों मिला के आप देखें, हेरोडोमर मॉडल, सोलो मॉडल और रॉमर मॉडल, मतलब वही कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वही सब चीजें हैं। अगर आप देखें तो जो रॉमर मॉडल बेसिकली वो न्यू ग्रोथ थ्योरी से फेमस है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, हेरोडोमर मॉडल, सोलो मॉडल, हेरोडोमर मॉडल, सोलो मॉडल, एंड आवर न्यू इको ग्रोथ, न्यू इको ग्रोथ थ्योरीज, राइट, न्यू इको ग्रोथ थ्योरीज। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक तो एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम्ड है कंपैरिजन का, ये मेरा तजुर्बा है, कंपैरिजन बिटवीन ऑल, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, ये ये बेसिकली सेविंग्स को एंडोजेनस मानते थे, ये एक्सोजेनस मानते थे, समझ में आ रही मेरी बात। मतलब आप सेविंग्स से एंडोजेनस एक्सोजेनियस ये मानते थे न्यू ग्रोथ इको वाले, न्यू ग्रोथ थ्योरीज वाले, कि जो कैपिटल होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये मतलब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, ये दोनों कैपिटल को फिक्स मानते थे, ठीक है, कैपिटल को फिक्स मानते थे, कहते ठीक है वो फिक्स्ड है, एज एन सेविंग्स के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये कैपिटल को 2 मानते थे, एक मानते थे फिजिकल, क्योंकि फिजिकल तो ये मानते थे, लेकिन ये साथ साथ ह्यूमन भी मानते थे। इनका मानना था कि फिजिकल कैपिटल हमेशा डीआरएस पर होती है, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट टू स्केल होता है, यानी जैसे जैसे फिजिकल कैपिटल को इस्तेमाल करते हो रिटर्न्स टू स्केल कम होता रहता है। लेकिन ह्यूमन के हिसाब से ये लोग मानते थे आईआरएस होता है, जैसे जैसे आप इस्तेमाल बढ़ाते रहते हो आपका इंक्रीजिंग इंटरेस्ट टू स्केल मिलता है। मतलब ह्यूमन हमेशा नॉलेजेबल पर्सन होता रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 2 से 15 टू 45 मार्क्स की वेटेज है। ये मान के चलो 30 नंबर तो कहीं नहीं गए यहाँ से, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से फ्रेम्ड होगा, राइट नाउ। यूनिट नंबर 3, अगेन ये यूनिट ऐसी है जो गाइस 15 टू 45 मार्क्स की वेटेज रख रही है, ठीक है, 15 टू 45 मार्क्स की वेटेज रख रही है। यहाँ पे गाइस आपका दोनों पार्ट्स आएंगे। यही वो यूनिट है जहां से आपका न्यूमेरिकल भी फ्रेम्ड होगा, यही वो यूनिट है गाइस जहां से आपका थ्योरी भी फ्रेम्ड होगा।
अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो यहाँ पे 3 थ्योरीज हैं समझने के लिए। पहली थ्योरी है हमारी अंगस डीटन की मेजरिंग पॉवर्टी। अंगस डीटन मेजरिंग पॉवर्टी। ठीक है। सेकंड है कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज इनइक्वालिटी इन द लॉन्ग रन। एक्चुअली होता है क्या है, हमें एंड ऑफ द डे सिलेबस पूरा कवर करना होता है, लेकिन हम इतने शातिर दिमाग से पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना, पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए, फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, और जब पेपर को बिल्कुल करीब रह गया तो फिर हमने थोड़ा सा ऐसे पेज पलट लिए। तो एंड ऑफ द डे सिलेबस तो हमने सारा कर लिया, लेकिन अपने शातिर दिमाग से किया। ठीक है, तो ये थ्योरी है। अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको भी कर लेते हो तो भी आप सेफ साइड पे हो, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे। बाकी जो रिमेनिंग से ओके ओके पढ़ लेना। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8 है फ्रॉम देवराज रे। यहाँ से न्यूमेरिकल आपका 100% आएगा। और न्यूमेरिकल के नाम पे भी बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे दो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे फ्रेम हो सकते हैं। एक तो वही आपका पॉवर्टी मेजरमेंट्स के, जो आपके चैप्टर्स भी बेसिकली। दूसरा इन इक्वालिटी मेजरमेंट्स के। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इनइक्वालिटी में एक टॉपिक ऐड होता है लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। एंड गिनी कोफिशिएंट, ये टॉपिक्स ऐड होते हैं। अगर ये टॉपिक्स ऐड हो रहे तो गाइस आपको फिर तो पढ़ने पड़ेंगे ना यार। देखो समझो, अगर आप इसको देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट। तो आप इनइक्वालिटी मेजरमेंट्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, मैं भी कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन मैं भी ट्राई करूंगा, आपको भेज दूं, मेरे पास होगा बिल्कुल। मैंने पिछले साल वालों को जो भेजा होगा वही मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर आप एक एक क्वेश्चन भी कर ले तो तब भी सेफ साइड पे हो। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट नंबर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूनिट नंबर 4 एक ऐसी यूनिट है जो बहुत ज्यादा हाईली वेटेज नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे 15 से 30 मार्क्स की वेटेज है। 15 से 30 नंबर आपके आ सकते हैं। जनरली 15 नंबर का क्वेश्चन तो है फ्रेम, उससे ऊपर ज्यादा चांसेस है नहीं। उनमें भी गाइज मैं टॉपिक बता देता हूँ, एक करप्शन वाला है। ठीक है, और दूसरा हमारा बिग बिल्स लेफ्ट ऑन द साइडवॉक, ये जनरल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दो तीन टॉपिक लिखना चाहूंगा बस। गवर्निंग द कॉमन्स, और थर्ड ये वाला हमारा डैनी रॉड्रिक का 50 इयर्स। ठीक है, मेरे सजेशन से पता भी 3 टॉपिक पढ़ लो, डैनी रॉड्रिक का 50 इयर्स वाला। उसके अलावा 2 और हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिंकेजेस है। इंपॉर्टेंट तो फिर सब कुछ ही है, लेकिन आएगा भी ना तो भी स्किप कर देना, मैं ही नहीं कहता नहीं आएगा, आ सकता है तो ठीक है ना, आप अटेम्प्ट कर चुके हो उससे पहले। तो यूनिट नंबर 4 आप बस टू द पॉइंट चीजें पढ़ो। मैं आपको बता देता हूँ, एक करप्शन के मेरे नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाला गवर्निंग द कॉमन फीस, जैसे भी आपको रेंज हो जाए वो देख लीजिएगा। मेरे भी नोट्स पढ़ सकते हो, या अगर आपके पास आपके कॉलेज के हो, किसी कहीं के भी हो, मैटर नहीं करता, नोट्स किसी के भी हो। कोई अपने घर से नोट्स नहीं लेकर आ रहा है, मैं बोलूं कि मेरे तो खानदानी नोट्स हैं, वो नहीं, खानदानी कोई नहीं है। मैंने भी आपको जो रीडिंग्स है वहां से कॉपी पेस्ट करने, बस फर्क क्या होता है कि हम 50 लाइनों की 5 लाइनें बनाना जानते हैं। ठीक है, वही सब कुछ है। टेक्निकली बात इतना माइंड में रख लो। बच्चे कहते हैं ना कि वो इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, वो समीर सर के नोट्स हैं, वो इनके किसी का कुछ नहीं है, सब रीडिंग्स में से है। ठीक है, किसी का कुछ भी नहीं है, सब रीडिंग्स में से। तो आप जैसे भी आपके पास अरेंज हो जाए, मेरे हो जाए, किसी और को जाए, कॉलेज के हो जाए, आप चाहो तो उनको फॉलो बेसिकली कर सकते हो। गाइस ये स्टोरी है हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, तो आप प्लीज इसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात करनी है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।